चंद्रा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम आपसे लगातार बातचीत कर रहे थे एवीएस के टॉप 50 पर, और एवीएस के टॉप 50 पर कल हमने आपसे लाइव बातचीत किया हुआ था आपसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर, जहां पे 20 प्रश्नों के उन महत्वपूर्ण स्थानों की आपने यात्रा किया था जो एनसीईआरटी के पेज से सीधे सीधे आपके एग्जाम पर आते हैं। और कल की क्लास में आपने एनसीईआरटी के वेब पेज को देखा था और पेज के उन महत्वपूर्ण लाइनों को भी जाना था जिनसे प्रश्न आ चुके हैं और जिनसे प्रश्न आने की अभी पूरी संभावना बनी हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्त, ये बात आप ध्यान देंगे कि कल और आज जो टॉप 50 प्रश्न हमने रखे हैं वो पूरी तरीके से आयोग के द्वारा जो पहले से सेट किया गया पेपर है, सेट किया गया जो पैटर्न है, उसी के बिहाफ पे हमने पूरी विषय वस्तु को संजो रखा है। कल भी आपने लाइव क्लास पूरी तरीके से अटेंड किया था और आज भी इस क्लास में आप पूरी तरीके से लाइव क्लास आप देख पाएंगे और लाइव क्लास के माध्यम से कल के जो 21 क्वेश्चन से आगे की ओर की यात्रा है उसको पूरी तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, बातों की श्रृंखला को अब आगे हम क्वेश्चन में अब बदलते हैं। और इससे पहले आप एक बार ये कंफर्म करा दीजिए आपको आवाज क्लियर आ रही है और सब कुछ स्पष्ट है। एक बार आप कंफर्म कर दें तो श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाया जाए। एक बार आप कंफर्म कर दें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बार कंफर्म कर दें सब कुछ क्लियर है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। और दोस्त आप ये बात ध्यान दीजिएगा, यह सेशन भी सिर्फ लाइव रहेगा, आप लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया, उसका कोई मतलब नहीं है। आज का भी सेशन लाइव रहेगा, अब आप समझिएगा, आप जानिएगा। चलिए दोस्त एक बार कमेंट करें, पहले कमेंट करें सब कुछ क्लियर है, सब कुछ जितने लोग कमेंट हैं और जितने लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करें, एक बार कमेंट करा करके कंफर्म कर दें। चलिए एक बार कमेंट कर दें सब कुछ क्लियर है। चलिए यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार सभी को शुभ संध्या, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, और सबका आज का सेशन उसके लिए लाभदायक हो, हम मां भगवती से इसकी आराधना करेंगे। चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं श्रृंखला को और लेते हैं यहां पे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कल के पार्ट का ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 होगा और आज की क्लास का पहला प्रश्न है। कह रहा वल्लम का प्रयोग किया जाता है, वल्लम का प्रयोग किया जाता है, कह रहा है कि जानवरों से रक्षा के लिए किया जाता है, बी कह रहा शिकार के लिए किया जाता है, सी कह रहा पानी पार करने के लिए किया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा उपर्युक्त सभी के लिए किया जाता है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो उत्तर भारत में बल्लम जो एक बर्छी की तरह होता है आप उसको जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये बल्लम बर्छी के तौर पर नहीं, बल्कि आप में से मैक्सिमम जो बता रहे हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए चित्र के माध्यम से पूरी तरीके से अपने मस्तिष्क पर एक छाया बना लीजिएगा। देखिए यहां पर क्या है, वल्लम देखिए क्या है। सबसे पहले तो यहां पे आपसे देखिए वल्लम शब्द जो यहां पर लिखा गया है, पहला प्रश्न आपसे एक और क्या बन सकता है कि वल्लम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग करते हैं? तो वल्लम का प्रयोग प्रमुख रूप से कहां के लोग? तो केरला के लोग करते हैं। अब देखिए केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, अब बल्लम का मतलब आप समझिए, देखिए ध्यान से समझते चलेंगे कि वल्लम का मतलब है लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते थे वे। तो सीधे तौर पे वल्लम का संबंध केरल राज्य से है और केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव जिसके माध्यम से स्कूली बच्चे छोटे जल के स्रोत, चाहे नदी हो चाहे कुछ भी कोई स्रोत हो, उसको पार करके वो विद्यालय जाते थे। इस सेंस में प्रयोग किया गया किसका? वल्लम का। अब आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इस प्रकार का छोटा सा लकड़ी का नाव, ये बल्लम कहलाता है। क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे बेहतर समझ पाए होंगे। चलिए आएंगे प्रश्न नंबर 22 के क्रम पर। दोस्त ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा जुगाड़ गाड़ी, जुगाड़ गाड़ी का वर्णन कक्षा 3 से किस पाठ में किया गया है? कह रहा है कि जुगाड़ गाड़ी जो हमारा एक प्रमुख हेडिंग बनाया गया है, ये पाठ का नाम है नानी के घर तक में प्रयोग किया गया है।
कह रहा कैसे कैसे बदले घर में प्रयोग किया गया है, कह रहा चलो चले स्कूल में प्रयोग किया गया है, और डी कह रहा पहाड़ों से समुद्र तक में किया गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 के लिए हम एक बार आपका कमेंट ले लेते हैं। चलिए पहले आप सभी लोग, सारे लोग कमेंट करेंगे। चलिए, और हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं, 15 सेकेंड का, 15 सेकेंड का समय निकाल करके आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और 15,000 संख्या आप पहुंचाइए। मैं आपसे वादा करता हूं 15,000 संख्या जैसे ही पहुंचेगी आपकी क्लास चलते चलते कल की वीडियो ओपन करा दूंगा। मेरा वादा है, ये मेरा वादा है और ये मैं पूरा कराता हूं। मैं ये बात रजत के माध्यम से इस बात को मैं कर रहा हूं। जैसे संख्या 15,000 पहुंचेगी वीडियो के चलने के दौरान ही आपको पहली क्लास में ओपन करा दूंगा, एकदम बिल्कुल वादा है। क्लियर है? चलिए आप चलिए बिल्कुल कल आप 15,000 संख्या पहुंचेगी वो तुरंत आपका चालू करा दिया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 का मैक्सिमम आंसर कर रहा है सी, और ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जुगाड़ गाड़ी शब्द का प्रयोग कहां और कैसे किया गया, दोस्त आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर ध्यान देंगे क्या कह रहा है, देखिए आपका दिया हुआ है यह है जुगाड़, यह है जुगाड़। अब देखिए समझिएगा पूरी तरीके से क्या कह रहा है। देखिए चैप्टर का नाम यहां पर दिया हुआ है और 2016 को चाहे उठा के देख लीजिए, आप 15 को देखिए, उसके पीछे चले जाइए, 5-5 प्रश्न केवल 5 से लेकर के आपके एग्जाम में आए हैं। कह क्या रहा है, चलिए थोड़ा सा हम बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिएगा, चलिए शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा और सारे अक्षर भी आपको दिख रहे होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम क्या है, चलो चले स्कूल। क्या कर रहा है, यह है जुगाड़, हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। कह रहा आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। अब देखिए ये मोटरसाइकिल का अगला भाग और पीछे लकड़ी के ढाले टाइप का बना करके ये जुगाड़ गाड़ी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बनाया गया है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, चलो चलें स्कूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए दोस्त आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थोड़ा सा आप फास्ट कमेंट करिएगा, हम भी स्पीड बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कम समय में हम आपके 50 प्रश्न को कंप्लीट कर दें और भी कुछ आपको यहां पे ट्रिक्स वगैरह बताएंगे। कह रहा जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य कथन है, जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य मतलब आपको गलत सेंटेंस यहां पे ढूंढना है। कह रहा जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। भी कह रहा जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। सी का मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज को सुनता है और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे दोस्त प्रश्न नंबर 23 के लिए, बहुत ही मतलब बिल्कुल बेहद आपको शानदार प्रश्न है। आप प्रश्न 23 आप कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 23 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैक्सिमम 23 का सी बता रहा है। ध्यान दीजिएगा कि मगर इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी। मगरमच्छ के आंख के ठीक पीछे पतला छेद पाया जाता है और उसी पतले छेद के माध्यम से मगरमच्छ आवाज को सुनता है, न कि वह कंपन के माध्यम से सुनता है। तो दोस्त ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, यह बात बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि मगरमच्छ त्वचा के कंपन से नहीं बल्कि उसके आंख के पीछे पाए जाने वाले छेद के माध्यम से आवाज को सुनता है। बाकी आपके ऑप्शन करेक्ट है कि जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और अब वो अपने कानों के माध्यम से सीधे तौर पे सुनते हैं। और जरा जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे सामान्यतः अंडे देते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब चलिए देखेंगे कि एनसीईआरटी में इसका क्या जिक्र किया गया है। तो देखिए एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां स्पष्ट लिखा है। देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं।
इस लाइन याद रखिएगा। फिर कह रहा है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहां से बना था, दूसरा स्टेटमेंट यहां से बना था। अब चलिए आगे की ओर बढ़िएगा और हम आएंगे तीसरे स्टेटमेंट की ओर। तीसरे स्टेटमेंट की ओर आएंगे तो देखिएगा, देखिए यहां पर देखिए क्या कहा है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। लेकिन आपका तीसरा, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो आपका मगरमच्छ कंपन के माध्यम से नहीं सुनता है, बल्कि जैसे कान होते हैं, मतलब छोटे छेद जैसे कान होते हैं, वह उसी के माध्यम से आसानी से देखता है। चलिएगा दोस्त आगे की ओर बढ़ेंगे और आएंगे प्रश्न नंबर 24 बहुत ही शानदार, हर साल रिपीट करने वाला प्रश्न है। और दोस्त आप पिक्चर देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह रहा हाथी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कह रहा एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। बिल्कुल करेक्ट। देखिएगा कह रहा हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। चलिए तीसरी कह रहा इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम होता है। और डी कह रहा है एक झुंड में 10 से 12 हाथिनियां और उसके बच्चे होते हैं। दोस्त बहुत बार कराएं, लेकिन एनसीईआरटी में चल करके हम पूरी लाइन को पढ़ेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न और क्या घुमा सकता है। लेकिन यहां पर आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। कह रहा जन्म के समय बच्चे का वजन तो यहां 3 महीने पर तो 300 केजी नहीं बल्कि 200 केजी, या आप कहते हैं कितना, 2 कुंतल होता है। तो दोस्त ये ध्यान दीजिएगा कि 2 कुंतल या 200 केजी होता है, 300 केजी नहीं होता है। अतः यहां पे आपका सी गलत है। चलिए अब आएंगे दोस्त एनसीईआरटी में और देखिए एनसीईआरटी क्या कह रहा है। सबसे पहले ये जो आपके हरे कलर में बना है, ये सीधे तौर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि क्या तुम जानते हो, अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके मैं अब पढ़ देता हूं आपको। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, बेहद शानदार और महत्वपूर्ण यहां से लाइनें होंगी। क्या कह रहा है, कह रहा क्या तुम जानते हो, आगे ध्यान दीजिए, क्या एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। 9 बार आपके एग्जाम में केवल पहली लाइन पूछी है, आप इसको याद रखिएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा, मतलब ये 100 किलो, ये लगभग याद रखिएगा। आगे क्या कर रहा है, हाथी बहुत कम आराम करता है। अब देखिए इसी स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, मतलब वो 2 से 4 घंटे के मध्य सोता है। और कह रहा हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। अब ये क्यों, क्योंकि सामान्यतः हाथी काले रंग की पाई जाती है और काले रंग की पाए जाने के कारण इन्हें गर्मी ज्यादा लगता है और गर्मी ज्यादा लगने के कारण ये कीचड़ और पानी में खेलते हैं, जिससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। आगे कह रहा उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। अब कह रहा उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हाथी अपने कान को सुनने के अलावा शरीर पर पंखे के लिए भी प्रयोग करता है। आगे कह रहा गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अब देखिए आगे देखिएगा, हाथी के छोटे बच्चे को कहानी के तौर पर बताया था कि छोटे बच्चे का नाम क्या है, तो हाथी के छोटे बच्चे का नाम नंदू है। करा कि नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। ये लाइन दिसंबर में आपसे यहां से उठा करके सीधा सीधा पूछी थी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, तो 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। चलिए बिल्कुल आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त और आगे की ओर आएंगे। तो चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण लाइनें आपको हाथी से और जो आपको यहां पर एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आप बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। मैं आपसे कह रहा हूं आपको सीधे सीधे लाइनें एग्जाम में मिलेंगी। आपने पिछली बार का भी देखा होगा, आप फिर देखेंगे। तो दोस्त एक बात याद रखिएगा, शेयर करके संख्या बढ़ाइए। मैं आपको वादा करता हूं पूरे 50 प्रश्न ये एनसीईआरटी के निचोड़ से, और इसके बाद आपको एक ईवीएस शिक्षण का मैराथन दे दूंगा और आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे अपने एग्जाम को लेके। चलिए क्या क्या रहा, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि हाथी का जो बच्चा है वह रहता है किसके साथ, तो वह हमेशा रहता है झुंड में। पहला स्टेटमेंट,
हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां मतलब नर बड़े हाथी नहीं रहते हैं, बल्कि रहता कौन है? हाथिनियां रहती हैं और बच्चे ही रहते हैं। कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड का क्या होती है? नेता होती है। तो यह बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है, आपसे पूछा है कि सभी निर्णय कौन लेता है, तो हाथी जो सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है वही समूह में सारे निर्णय लेती है और वही क्या होती है? नेता होती है। नेता का मतलब नेतृत्व करना, पूरे समूह की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, उसको उचित दिशा निर्देश देना। आगे कह रहा है एक झुंड में 10 से 12 हाथिनियां और बच्चे आते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि हाथी 14 से 15 साल में इस झुंड में तक ही रहते हैं। मतलब जो नर हाथी होते हैं या जो नर बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल में हाथी के बच्चे क्या करते हैं? समूह को छोड़ देते हैं और जब 14-15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड को क्या कर देगा? छोड़ देगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कुछ और भी बातें यहां पर बचा है। चलिए बिल्कुल चलिए और देखेंगे। हाथी की तरह कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। अब देखिए झुंड कहते हैं। अब अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, चलिए ये तो बुजुर्ग हाथिनी ये बातें हो गई। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात यहां पर और ध्यान देना है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देंगे कि ये एकदम यूनिक बातें यहां पर लिखी गई। क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मतलब अपने हाथी साथियों की मदद भी करते हैं और कर अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जीव है जो परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं? तो यह आपका उत्तर क्या होगा? हाथी होगा। यह यूनिक प्रश्न यहां से एक और बन सकता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिएगा दोस्त, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फिर से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान करना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये भी अधिकांश बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आया हुआ है कि खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इसके पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है। सी कर इसकी छाया में बच्चे खिलते हैं और डी कर यह पेड़ भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता है। आपको असत्य कथन बताना है। आपको प्रश्न नंबर 25 के लिए असत्य कथन बताना कि दिए गए में कौन सा आंसर इनकरेक्ट है, कौन सा आंसर गलत है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल कमेंट करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, उस कमेंट करें। आज शेयर करके आप संख्या 15,000 तक पहुंचाएंगे। वीडियो लाइव रहेगा भी और पीडीएफ भी मिलेगा, और नहीं तो जिस प्रकार कल हुआ था उसके लिए आप क्षमा करिएगा हमको। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं गर्मी हर तरीके से आपके लिए मदद कर रहा हूं। आप शेयर करके इतनी संख्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। मैं अपना कर्तव्य लाइव बढ़ा करके पूरा कर रहा हूं। चलिए दोस्त चलेंगे प्रश्न नंबर 25 के लिए मैक्सिमम डी का है, और ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। असत्य कथन की बात कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यह पेड़ भारत के राजस्थान में पाया जाता है। यह कह रहा नहीं, कह रहा खेजड़ी का पेड़ राजस्थानी मतलब रेगिस्तानी इलाकों पाया जाता है। तो यह बात बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा इसके पेड़ की छाल, तो ध्यान दीजिएगा ये इसी छाल दवा बनाने के काम में आती है, यह भी बात सही है। कह रहा इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, तो यह भी बात सही है। लेकिन यह भारत के राजस्थान में पाया जाता है, इसके आधार पे डी गलत है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ करके आप देखेंगे खेजड़ी के बारे में क्या कहा गया है आपके एनसीईआरटी में। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, मतलब यह वृक्ष या यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके का पेड़ है। दूसरा कह इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। कह रहा इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है। यह दूसरा स्टेटमेंट
तीसरा कह रहा है कि इसकी लकड़ी को कीड़ा कभी नहीं लगता है, ये थोड़ा सा कड़वा पाया जाता है और कड़वा पाए जाने के कारण इसमें क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। कह रहा है इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। अब देखिए ये बातें आपके एग्जाम में ये भी बात पूछ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में, सब्जी के परिप्रेक्ष्य में। कह रहा इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। तो देखिए ये भी बात पूछा हुआ है कि इसके छाया में बच्चे खेलते हैं, तो ये भी बात आपका करेक्ट है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये आपका प्रमुख रूप से खेजड़ी के बारे में था। अब एक बात आपके कि ये जो खेजड़ी का वृक्ष है राजस्थान में पाया जाता है या नहीं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि देखिए कह रहा कि हां यह किस्सा सच्चा है, मतलब ये कहानी सत्य है। और अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी, तो खेजड़ी का वृक्ष भी है और खेजड़ली गांव भी है, और यह कहां पर है, राजस्थान के जोधपुर में। तो ये आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्लियर है। चलिए आए नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 26 के क्रम की ओर आएंगे। प्रश्न नंबर 26 को ध्यान दीजिएगा, पुनः करा असत्य कथन पर विचार करें, आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट बताना है। क्या मधुमक्खी पालन प्रमुख, ये बना लीजिएगा, प्रमुख रूप से बिहार राज्य में किया जाता है। बी करा लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। सी करा अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। और ऑप्शन नंबर डी करा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26 के लिए एक बार आप कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 26 के लिए कमेंट करेंगे दोस्त। चलिए बिल्कुल बिल्कुल 10,000 हो गए। चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है असत्य कथन, मतलब इनमें से कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अतः प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा कि मधुमक्खी पालन प्रमुख रूप से बिहार, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम एनसीईआरटी में साक्ष्य आपको दिखाते हैं। लीची के फूल, तो ध्यान दीजिएगा वे फूल जो मीठे होते हैं और प्रमुख रूप से शहद बनाने के कार्य में आते हैं, तो ये लीची प्रमुख रूप से इसके फूल मीठे होते हैं, इसलिए लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। और कर अक्टूबर, ये आप अगर किताब पढ़ रहे हैं तो बहुत जगह गलती होता है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि क्या रही है, कह रही है ये कहां, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहां, बिहार। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रमुख रूप से मधुमक्खी पालने का काम मतलब यहां पर होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे और मधुमक्खी के बारे में हम यहां पर स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अब शायद आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा इसलिए यहां लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट कह रहा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं, तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि ये इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बात ध्यान देंगे। क्या मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। तो ये आप मधुमक्खी के बाद, अच्छा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान दीजिए, आप कभी भूलेंगे नहीं। क्या है आरटीई, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। यह बात भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा आपके एनसीईआरटी में और पर्यावरण की एनसीईआरटी में यह जिक्र किया गया है
कि यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह ध्यान दीजिएगा, कितने से कितने, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो यह है आपका आरटीई अधिनियम 2009। अब देखिए शिक्षण के प्रश्न भी बहुत कुछ यही इसी पेज से मिल जाते हैं, तो दोस्त ये बात आप ध्यान देंगे। आरटीई को भी हमने यहां से एनसीईआरटी के पेज के माध्यम से कवर कर लिया। चलिए और 1 मिनट, आज बहुत बड़ी बात, हमारे लंबे समय के बाद यहां वागे सर स्टूडियो मौजूद है। चलिए हम स्वागत करते हैं सर। हेलो फ्रेंड्स, देखो यार, हम लोग ये चाहते हैं कि आपके लिए कुछ शैक्षिक क्रांति करें और कुछ प्राइज वगैरह आप लोगों को दें, मतलब जो अच्छे नंबर पा रहे हैं। ये पूरा अनाउंसमेंट हम अभी लास्ट में करते हैं, पहले सर पढ़ा लें, और जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छे अंक, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अच्छे अंक ला रहे हैं, तो कुछ अनाउंसमेंट हम करना चाह रहे हैं एक शैक्षिक क्रांति के तौर पर। और एक बात और, जैसा कि आशीष सर ने कहा है कि 15,000, देखो कल मुझे थोड़ा सा नाराजगी हुई कि इतना मेहनत किया सर ने, मतलब बहुत यार, बहुत जबरदस्त क्लास, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि इतनी जबरदस्त क्लास, और आपकी संख्या कल कम थी। ये आप भी मानते हैं, नहीं मानते हैं? बिल्कुल, इतनी जबरदस्त क्लास और संख्या, तो आज बिल्कुल आपकी पूरी बात मानी जाएगी, आप ही सब कुछ हैं। लेकिन सर ने जितना मेहनत किया है उसका सम्मान आज मिलना चाहिए। 15,000 का जो टारगेट है उसे पूरा करिए। टेलीग्राम पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 10,000 लाइव देख रहे हैं, उस स्टेटमेंट को आप जो है फेसबुक पे या जहां भी है अभी तुरंत कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तुरंत। और 15,000 लाइव होने पर मैं भी पूरा अनाउंसमेंट करूंगा, कैसे आपको प्राइज वगैरह, कैसे आपके लिए कुछ और बेहतर प्लानिंग किया जाए। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सर अपनी क्लास लें और लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है? लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आऊंगा, ठीक है? पूरी जो है प्लानिंग बताएंगे और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आप लोगों को लाइव, और जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको लाइव और कई चीज चाहिए था ना, तो हम जो है इस पे अभी लास्ट में बात करेंगे, अभी भी, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत कुछ है अब लास्ट में, पहले आप क्लास लो, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू सर। और चलिए दोस्त स्टार्ट करेंगे, क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए क्लास को दोस्त आगे की ओर बढ़ाएंगे, चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 के क्रम की ओर आएंगे। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा असत्य कथन पर विचार करें। ये पुनः असत्य कथन की बात कर रहा है, असत्य कथन की बात कर रहा है। क्या मधुमक्खी की तरह चींटियां मिलकर रहती हैं? प्रश्न नंबर 27 के लिए कमेंट करेंगे। बी कह रहा रानी चींटियां अंडे देती हैं। सी कह रहा सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है। और डी कह रहा दीमक और तोता समूह में रहते हैं। प्रश्न नंबर 27 के लिए कमेंट करेंगे। और जितने लोग लाइव हैं, हम लोग यहां पर जितने लोग लाइव है कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें। जितने लोग लाइव हैं सारे लोग कमेंट करें। प्रश्न नंबर 27 के लिए, प्रश्न नंबर 27 के लिए कमेंट करेंगे दोस्त। प्रश्न नंबर 27 के लिए कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 27, चलिए बिल्कुल। चलिए बहुत सारे लोग सी और बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिपाही चींटी बिल के बाहर खड़ा होकर के वो रक्षा करती है, सुरक्षा का कार्य करती है, न कि सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए पूरा स्टेटमेंट देखेंगे दोस्त, और पूरा स्टेटमेंट देखेंगे क्या कह रहा है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम है कि अनीता की मधुमक्खियां। ये देखिए मधुमक्खी के छत्ता का ये प्रमुख रूप से चित्र भी है, आप इसको ध्यान देंगे। ये मधुमक्खी के छत्ते का मतलब पास से ये इस तरीके का चित्र है। अब चलिए देखेंगे इसके स्टेटमेंट को, देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये मतलब रस कहां से आ रहा है? वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बना। अच्छा एक मिनट, कुछ स्टेटमेंट लग रहा है कि अच्छा, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा।
चलिए हाँ, अब देखेंगे, यहां से देखेंगे कुछ स्टेटमेंट नीचे है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। एक मिनट, हाँ चलिए अब आ गया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि वे रस से शहद बनाती है, छत्ता बनाने का भी काम इन्हीं का होता है, बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो छत्ता बनाने और शहद इकट्ठा हो। ध्यान दे, शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती हैं और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। अब आगे देखिए इसमें कौन क्या क्या करता है, ये देखिए यहां पर ध्यान दिया है कि मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं और सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक आती हैं और दीमक और तोता इसी तरह समूह में रहते हैं। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा आपका सेंटेंस था ये वहां से था। क्लियर है? चलिए आएंगे और सबसे बड़ा कंफ्यूजन भरा, आज हमने रेल टिकट को भी शामिल किया है। पहले प्रश्न ये यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न यहां से ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 28 करा रेल टिकट से प्राप्त जानकारी नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी हमें रेल टिकट से प्राप्त नहीं होती है। कह रहा कि ट्रेन का नंबर नहीं दिया होता है, कह रहा सफर शुरू करने की तारीख नहीं दी होती है, कह रहा बर्थ एवं डिब्बे का नंबर नहीं दिया होता है, और डी कह रहा यात्री का नाम और लिंग नहीं दिया होता है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि अगर हम रेल टिकट की बात करते हैं तो दिए गए इंफॉर्मेशन में सभी रहता है और यहां तक लिंग रहता है, लेकिन नाम नहीं रहता है, अतः डी आपका असत्य है और ये आपका डी सही है। अब चलिए यहां पर देख लीजिएगा कि ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी टिकट की बात करता तो विंडो टिकट की बात कर रहा। देखिए ऑनलाइन टिकट में नाम होता है लेकिन एनसीईआरटी में विंडो टिकट का जिक्र किया गया है, इसलिए आपको जब भी उत्तर देना, देखिए ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको जब भी उत्तर देना विंडो टिकट मान करके उत्तर देना है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए पीएनआर नंबर होता है, टिकट में पीएनआर नंबर होता है, फिर गाड़ी का नंबर होता है, यात्रा करने की तिथि होती है, किलोमीटर होता है, वयस्क की संख्या, बच्चे की संख्या होता है, और ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो किस स्टेशन से चल रहा है और किस स्टेशन तक इसको जाना है, उसके बाद आप किस क्लास में बुक कराएं, सीट नंबर दिया होता है, मेल फीमेल लिंग दिया हुआ होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको किस तिथि का टिकट है और ये कितने बजे कटाया गया है, ये सारी बातें आपको यहां पर दिया होता है, सारे इंफॉर्मेशन दिया होता है, यहां तक कि गाड़ी नंबर और श्रेणी वगैरह ये सारी चीजें आप यहां पर देख रहे हैं क्या होता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी नाम नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके टिकट के बारे में, आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इसको लेकर के कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आएंगे और प्रश्न नंबर 29 में आएंगे, और 29 को भी लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी बातें गलत दी हैं, वे कितना वर्तमान समय में भार उठाती हैं, तो 2020 की एनसीईआरटी से समझेंगे। पहले प्रश्न देखिए कि कर्णम मल्लेश्वरी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए, मतलब कौन सा गलत स्टेटमेंट दिया गया है। अच्छा ये एक यहां पे वेट लिफ्टर, ध्यान दीजिएगा कि वे वेट लिफ्टर हैं, ये बात गलत है। कह रहा वे 12 साल से वेट उठाने का कार्य कर रही हैं, कह रहा क्या ये बात गलत है। सी कर वर्तमान में ये 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं, कह रहा क्या ये गलत है। डी कह रहा कि इन्होंने भारत के बाहर 50 से अधिक मेडल जीते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए यहां पर ये ध्यान देंगे कि गलत स्टेटमेंट डी है। अब चलिए कितने जीते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपके जो 2019 का जो एग्जाम हुआ था, 19 का दिसंबर वाला एग्जाम, उसमें सीधे तौर पे सिर्फ इतना पूछ लिया था कि कर्णम मल्लेश्वरी है तो आपको बताना था वेट लिफ्टर या भारोत्तोलक हैं। अब देखिए वे 12 साल से वजन उठाने का कार्य कर रही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और वर्तमान में 130 किलोग्राम वजन उठाते, ये सही है, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और किताबों में ये बात गलत दिया है। अब देखिए मैं गलत क्यों कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन और ये कर्णम मल्लेश्वरी की फोटो है, ये एनसीईआरटी की लाइन और ये कर्णम मल्लेश्वरी की फोटो है। देखिए कह रहा क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है,
कह रहा कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, मतलब ये भारोत्तोलक है, वजन उठाने वाली है। कह रहा ये, अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप ध्यान देंगे कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से है, अर्थात ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार या पुलिस में कांस्टेबल है। आगे ध्यान दीजिएगा कि जब ये 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। करा अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा। हमने बहुत सारे, जो अधिकांश बच्चे किताब खरीदते हैं उसमें 230 तक दिया है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा 2020 की एनसीईआरटी है, 2020-21 के लिए न्यू, और इसमें साफ साफ लिखा है एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है। आगे की लाइन कि कर्णम ने भारत के बाहर अभी तक कितने, तो 29 मेडल जीते हैं, और उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में स्टेटमेंट है, आप इसको बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान दीजिएगा दोस्त। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त, और आएंगे प्रश्न नंबर 30 के क्रम में। और देखिए आप मधुबनी, आपको पता है कि मधुबनी जिला बिहार में है, और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी भी होंगे जो वहां से लाइव भी हैं। तो कह रहा कि मधुबनी के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करिए, आपको यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। कह रहा बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, कह रहा कि इसमें घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाया जाता है। सी करा पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर यह चित्रकारी की जाती है, और डी करा इसका रंग मशीनों द्वारा तैयार होता है। तो दोस्त प्रश्न नंबर 30 के लिए एक बार कमेंट करें, प्रश्न नंबर 30 के लिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ध्यान देंगे, इसका गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी। गलत स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी। कह रहा इसका रंग मशीनों द्वारा तैयार होता है, तो यह गलत है। इसके अंतर्गत पूरी तरीके से प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है, और प्राकृतिक रंग निर्मित किया जाता है किससे? हाथ से। जैसे नील का पुष्प हो गया तो उसको निचोड़ के उसका रस निकाल करके और चावल के घोल में यहां पर पेस्ट कर दिया जाता है। तो मधुबनी चित्रकारी के अंतर्गत प्राकृतिक यहां पर रंगों का प्रयोग किया जाता है जो हाथ द्वारा निर्मित होते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। ये देखिए मधुबनी चित्रकारी को आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, आप पूरी तरीके से पहले देख लीजिए, फिर हम जिक्र करते हैं इसके स्टेटमेंट का। देखिए कह रहा यहां दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं, और यह बहुत पुरानी चित्रकला है, और इस चित्रकला का देखिए इस डिजाइन को क्या कहते हैं? तो मधुबनी कहते हैं। और कह रहा कि चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। देखिए एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन है। आगे क्या कर रहा? त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, और यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। अब देखिए आगे के स्टेटमेंट की ओर आएंगे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये रंग भी खास तरह के होते हैं, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। और अच्छा एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे जो और पूछी जा सकती है कि चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण रूप से आपका स्टेटमेंट था किसके परिप्रेक्ष्य में? तो यह था आपके मधुबनी के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर हुआ दोस्त क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और आएंगे प्रश्न नंबर 31 के क्रम की ओर। प्रश्न नंबर 31 के क्रम की ओर आएंगे, और 31 पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार करें, और फिर से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में लगातार आता है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। सी कह रहा महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है असत्य कथन। प्रश्न नंबर 31 के लिए असत्य कथन। चलिए बिल्कुल बिल्कुल
चलिए प्रश्न नंबर 31 के लिए दोस्त कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 31 के लिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आपको असत्य कथन बताना है और दिया गया तीनों स्टेटमेंट सही है, अतः इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, यह पूरी तरीके से परफेक्ट है। केरल में केले के फूल की सब्जी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये मैचिंग करके यहां से प्रश्न आ सकता है और एक तरफ 5 दे देगा, एक तरफ 4 दे देगा। आइए अगर हम एनसीईआरटी की जिक्र करते हैं तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा खाए भी जाते हैं फूल, ऊपर की हेडिंग देखिए, कह रहा खाए भी जाते हैं फूल, तुमने फूलों का कहां कहां इस्तेमाल देखा। देखिए पहली लाइन, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। पहला स्टेटमेंट आपके एग्जाम से में आया हुआ। कह रहा केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि केरल का सीधा सा संबंध जोड़ दीजिएगा किससे, तो केले के फूल से। नेक्स्ट आएंगे तो कह रहा महाराष्ट्र की ममता ओमर को सहजन के फूल के पकौड़े पसंद है। तो महाराष्ट्र का सीधा संबंध कहां से हो गया, सहजन के फूल के पकौड़े से। तो ये तीनों बातें आप याद रखेंगे, ये तीनों बातें बेहद महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्व भी रखते हैं। चलिए और देखिए, घर में किसी फूल की सब्जी, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा थिंकिंग के आधार पे होती है। जैसे कुछ बहुत सारे खुशबू और रंग के लिए गोदावरी जिनिया ये भी होते हैं। तो चलिए ये भी यहां पर हो गया। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा दादी मां के नुस्खे किस प्रकरण का भाग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा कि अब एनसीईआरटी का झुकाव है वो इस ओर निश्चित तौर पर आएगा। कह रहा कि दादी मां के नुस्खे किस प्रकरण का भाग है। कह रहा नानी के घर तक, कह रहा कान कान में पाठ से, कह रहा फुलवारी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 32 के लिए हम आपका कमेंट ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 के लिए हम कमेंट ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 के लिए हम आपका कमेंट ले लेते हैं। एक बार कमेंट करेंगे दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 32 के लिए कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 32 के लिए कमेंट। चलिए प्रश्न नंबर 32, बहुत सारे लोग ए कमेंट कर रहे हैं, 32 का ए कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 32 का ए कमेंट कर रहे हैं। और इस क्लास का पहला झटका, इस क्लास का पहला झटका, दादी मां की जब बात कर रहा है तो आप नानी के घर कैसे पहुंच गए। मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं दोस्त। चलिए मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, हम आएंगे तो देखिए यहां पर आएंगे और ये देखिएगा, थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे। चलिए आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप चलिए थोड़ा सा कुछ बातें देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम देखिए यहां पर क्या लिखा है, फुलवारी। और ये देखिए दादी मां, अच्छा इनके चेहरे पर ये देखिए बैठे। अब इनके नुस्खे के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन जो हमने पूछा था इज द राइट आंसर था फुलवारी। अब चलिए देखिए दादी मां के नुस्खे क्या है, तो लिखा कि तुमने दादी मां के कुछ नुस्खों के बारे में सुना होगा। अब देखिए जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है, यहां पर एक नुस्खा दिया गया है, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसे कुछ बूंदे नींबू निचोड़ ले, इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटता है। तो ये प्रयोग दिखाया गया है दादी मां के नुस्खे अर्थात देसी या घरेलू प्रयोग के बारे में बच्चों को बताने के इसका जिक्र किया गया है और इस पाठ का नाम क्या है, फुलवारी है। नेक्स्ट आएंगे दोस्त प्रश्न नंबर 33 के क्रम पर आएंगे। और प्रश्न नंबर 33 में आपको बहुत ही एंजॉय के मोड में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ये प्रश्न का उत्तर आप बता लेंगे कि परिवार का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किसने किया है। कह रहा प्लेटो ने किया है, अरस्तु ने किया है, मैकाइवर एवं पेज ने किया है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं किया है। दोस्त कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 33 के लिए। प्रश्न नंबर 33 के लिए आप कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 33। चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्त। चलिए बिल्कुल, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि परिवार को आवश्यक और अनावश्यक के रूप में जो यहां पे कार्य है इसका वर्गीकरण किसने किया है, तो मैकाइवर एवं पेज ने किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि आवश्यक और अनावश्यक के रूप में मतलब परिवार का वर्गीकरण या परिवार के कार्यों का, यहां पर ध्यान दीजिएगा
कि परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में मैकाइवर एवं पेज ने किया है। आवश्यक कार्य में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि आर्थिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था और लैंगिक व्यवस्था, और अनावश्यक में मनोरंजन के साधन की व्यवस्था। आवश्यक के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक परिवार के द्वारा किया जाना चाहिए, और अनावश्यक के रूप में उन्होंने बताया था कि प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करेगा। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 के क्रम पर आएंगे। अच्छा चलिए प्रश्न नंबर 34 थोड़ा सा यहां पे डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 34 यहां पे, चलिए इसमें मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं कि पोचमपल्ली से यहां से क्या है, मैंने सीधे तौर पे यहां से प्रश्न को लिया हुआ था कि पोचमपल्ली प्रमुख रूप से किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा कि पोचमपल्ली प्रमुख रूप से जिस राज्य में स्थित है उसका नाम क्या है, तेलंगाना। तो ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रश्न मिस हो गया, हो सकता है कहीं से डिस्टर्ब हो गया। तो तेलंगाना, पोचमपल्ली कहां से, तो तेलंगाना से, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आएंगे, और ये देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न और आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 35 करा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेत के टीले पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में तो ये होगा कि हम बहुत सारे रेगिस्तानी इलाके को ऐसे जानते हैं जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं। तो आप दो ध्यान दीजिएगा कि आपके एनसीईआरटी में इसका स्पेशली वर्णन किया गया है। कह रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, अबू धाबी, ईरान और इराक की बात कर रहा है। तो दोस्त एनसीईआरटी की अगर हम सीधे तौर पर साक्ष्य की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसका जिक्र किया गया कहां, अबू धाबी। कहां किया गया, चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, दूर देश की बात, दूर देश की जब बात करता है तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसने कह रहा है यात्रा के बारे में, हवाई जहाज की यात्रा के बारे में कह रहा है, और कह रहा है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि चलिए यहां पर रेत के टीले की बात किया है। तो हां चलिए यहां पर यहां पर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहां पर ये देखेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सीधे तौर पे यहां पर किया है कि देखिए रेत के टीले की। तो ये हमारा अबू धाबी में रेत के टीले का सीधे से जिक्र किया है। क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत मजेदार चीजें देखी जब वो अबू धाबी के लिए यात्रा पे निकला? तो ज्यादातर हवाई जहाज बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक हमने नीचे रेत ही रेत दिखाई दे रहे थे, और पर रेत का रंग बदलता रहता था, कभी सफेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला, और कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। तो यह बात आप ध्यान दीजिएगा कि यह हमारा अबू धाबी के परिप्रेक्ष्य में था। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 36 के क्रम पर, और यह बहुत ही शानदार, बेहद शानदार प्रश्न है। घरेलू उपचार के तौर पर यह प्रश्न बनाया गया है। कह रहा कील जैसी दिखती हूं पर मैं कली हूं। क्या कह रहा है? कील जैसी दिखती हूं पर मैं कली हूं। उपर्युक्त लाइनें हमें बोध कराती हैं किसका? सौंफ का, लौंग का, काली मिर्च का, और करा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, आप बताएंगे। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर आप कमेंट करेंगे, और बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। चलिए बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न होगा, आप कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर आप 36 के लिए कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 36 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत सारे लोग 36 का बी कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉन्ग। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक गाना दिया गया है, ये देखिएगा, आप यहां से शायद देख भी पा रहे होंगे। क्या कह रहा है? कह रहा किल जैसी दिखती हूं पर मैं एक कली हूं। किल जैसी दिखती हूं पर मैं एक कली हूं। करा चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूं। जब दर्द होता है दांत में तब मुझे रखते हैं दांत में। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये देखिएगा, ये है आपका लौंग। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? तो ये जिक्र किया है किसका? लौंग का। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, और देखिएगा ठीक उसी प्रकार से आपसे एक और बेहद शानदार प्रश्न ठीक उसी प्रकार से पढ़िएगा। कह रहा कि हरे रंग की जीरे जैसी, हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती
खाने के बाद मुझे खाते, मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। कर उपर्युक्त लाइनों में किसकी चर्चा की गई है? जीरे की, अजवाइन की, सौंफ की, मेथी की। तो दोस्त प्रश्न नंबर 37 के लिए एक बार कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 37 के लिए आप कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 37 चलिएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या जितने लोग लाइव हैं, इतने 11-12 हजार लोग लाइव हैं और कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप कमेंट कर दीजिए, चीजें हमेशा आपको याद रहेंगी। मैं बार बार इस बात का जिक्र किया हूं, आप कमेंट करें, आपको चीजें याद रहेंगी। आप एक बार कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। चलिए 37 का सी। और बिल्कुल आप इसको ऐसे ध्यान देंगे कि मुंह का स्वाद बढ़ाती। आप होटल, रेस्टोरेंट या कहीं पर भी जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं, मिश्री का दाना या चीनी के साथ सौंफ देते हैं। ये बात या इसका जिक्र किया गया किसके परिप्रेक्ष्य में? सौंफ के। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है। अब हम आपको कई चीजों के बारे में बता देंगे। पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जहां से हमने प्रश्न बनाया, कह रहा हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती। हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते, कह रहा मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये देखिएगा यहां पर सौंफ का सीधे तौर से आप चित्र भी आप देख पा रहे हो। क्लियर हुआ दोस्त? चलिए अब देखिए यहां से बात कर रहा हूं, यहां देखिएगा क्या कर रहा है कि मैं पतला सा पर छोटा हूं, मैं पतला सा पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी हूं, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूं, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूं। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। दाल फ्राई करते हैं गरम घी और तेल में, तो बात हो रही है किसकी? जीरे की। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जीरा होगा। और एक छोटा सा और इसमें यहां पे स्टेटमेंट है, तो आप इसको भी देख लेंगे। कह रहा काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूं, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूं। कह रहा मैं मीठे और नमकीन में दोनों में ही डाली जाती हूं। सोचो सोचो कौन हूं। तो ये यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये बात किसकी की जा रही है? काली मिर्च की बात की जा रही है। चलिए तो यहां पे सर आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। चलिए बेटा, आप सब बिल्कुल टेंशन ना लो। पहली बात तो मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि आप कुछ बातें करके फिर वादा करता हूं, ठीक है? देखो, एक शैक्षिक क्रांति की मैं अभी बात कर रहा था। आप लोगों को कुछ बड़ा इनाम दिया जाए, जैसे बहुत अच्छा जो कर रहे हैं उनको पुस्तक के तौर पे इनाम दिया जाए, या किसी बालक को बहुत अच्छा टॉप कर रहा है तो उसको बाइक इनाम दिया जाए। मतलब कुछ बड़ा किया जाए। एक मार्कर जरा दीजिए, 1 मिनट मार्कर, जरा मार्कर दीजिए। तो जब बहुत जल्दी 5 मिनट में आप लोग सुनिएगा पूरी बात को। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग, कई बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी बात एक एक करके 2-3 मिनट में हम पूरी बातें आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। कुछ बड़ा हम चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ बड़ा। देखिए वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखिए तो बहुत सारे चैनल, इंस्टीट्यूट, सबको ये चंद्र इंस्टीट्यूट एक चैलेंजिंग के तौर पे दिख रहा है। चंद्र इंस्टीट्यूट अगर आपको लाइव क्लासेस देने लगे, है ना, तो आपको मालूम है कि चंद्र इंस्टीट्यूट अगर आपको लाइव क्लासेस, जो स्टूडेंट्स हमारे सीटेट में एडमिशन लिए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स सीटेट में एडमिशन लिए हुए हैं, हम उन सभी को 13 तारीख से जो बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं उन सभी को 13 तारीख से सुबह 8 से 12, ये टाइमिंग देख लेंगे, आप लोग कहेंगे तो बढ़ा भी देंगे, सुबह 8 से 12 पूरी तरह से 13 जून से। पूरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? पूरी बात आप ध्यान सुनिएगा, और भी आप जो चाहते हैं फिर मैं कमेंट लेके आपकी बात सुन लूंगा, ठीक है? 13 जून से मैं बोल रहा हूं, 8 से 12 ये टाइमिंग होगी, ठीक है? तो पूरी तरह से लाइव सेशन आपको हम देंगे। जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं सबको, सीटेट का जो आपने क्लासेस लिया हुआ है, आप लोग चाहते थे ना पूरा वहां पे कमेंट वगैरह सब कर सकेंगे आप, याद रखिए। और यही इस 13 तारीख से जैसे जो नए स्टूडेंट्स जुड़ना चाह रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं सीटीईटी क्रैश कोर्स। ये हमारा क्रैश कोर्स होगा,
ठीक है, ये पूरी तरह से लाइव चलेगा, 8 से 12 पूरी तरह से कंप्लीटली लाइव रहेगा। ओके, हाँ कंप्लीटली लाइव रहेगा। 5 जुलाई को टारगेट हम कर रहे हैं, 5 जुलाई याद रखिएगा। बिल्कुल चंद्रा इंस्टीट्यूट अगर आपको लाइव सेशन देने लगे तो समझ सकते हैं एक शैक्षिक क्रांति की ओर कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो अपने सभी एक बार आप लोग कमेंट करिएगा चंद्रा के टीचर फैकल्टी कैसे हैं, ताकि और भी स्टूडेंट्स जान जाएं कि अगर चंद्रा इस तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए कदम बढ़ा रहा है तो ये कितना बड़ा कदम है, कितना बड़ा कदम। आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरा इस तरह से 4 डिजिटल बोर्ड मंगाए गए हैं। लाइव सेशन देने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, अभी और भी डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। तो पूरा हम लोग आगे चल के जैसे बीईओ का क्लास है, यूपी पीसीएस का क्लास है, जो भी यूपी टीजीटी क्लासेस आपने ज्वाइन की हुई है ना, तो उसको भी हम लाइव सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उन्हें भी देंगे, और आगे भी क्रैश कोर्स के तौर पे। तो हम इसकी भी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चंद्रा के कोर्सेज हैं आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट में हम क्रैश कोर्स लाइव के तौर पे दे देंगे, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक डबल सपोर्ट। मतलब लास्ट में अगर आपको पूरी ऊर्जा के साथ पंचिंग कर दिया जाए, पूरी ताकत के साथ आपको सपोर्ट कर दिया जाए, तो ये डबल सपोर्ट हो गया ना, एक प्रकार से डबल सपोर्ट। कैसा लगा पहले बात, ये योजना हमारी कैसी लगी, एक कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। 13 तारीख से 8 से 12, ठीक है, पूरी तरह से लाइव रहेगा। कहां पे कैसे मिलेगा, आपको ऐप पे जाना है, ठीक है। ऐप क्या है, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। अच्छा, हम आपको कुछ इनाम वगैरह भी दे सकें, इसके लिए भी हम प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। ऐप हमारा 8-10 दिन में ऐप हमारा न्यू वर्जन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उस पर काम हो रहा है, न्यू वर्जन आ जाएगा। बिल्कुल शैक्षिक क्रांति की ओर हम लोग कदम बढ़ाने जा रहे हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, आप प्ले स्टोर पर क्या लिखेंगे भैया, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, और वहां पे आप अपना आईडी पासवर्ड बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगना है किसी को, ठीक है। आईडी पासवर्ड अपना बना लो, ठीक है। वहां पे हम लोग और भी जो न्यू वर्जन आएगा उसमें और भी कई चीजें कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलेगा, मतलब फ्री ऑफ कास्ट। देखो हम निःशुल्क भी, अब आपको देखो निःशुल्क भी तो चल रहा है, निःशुल्क भी हम आपकी मदद करते हैं हर तरह से। मतलब चंद्रा इंस्टीट्यूट आप समझ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स बहुत दिनों से जुड़े हैं वो जानते हैं कि देखो संस्था के, अब आप सोचो ऐसे 4-4, 5-5 और 5 और डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, पूरा सेटअप इतना बड़ा सेटअप है। तो थोड़ा सा तो अगर आपसे पेड कोर्सेज नहीं चलाएंगे तो ये चीजें व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, तो हम आपको फ्री में भी नहीं दे पाएंगे। तो पेड कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप धन्यवाद दीजिए कि हम आपको ये फ्री भी दे पाते हैं, तो उन्हीं की वजह से दे पाते हैं। बिल्कुल, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से दे पाते हैं। इतनी सारी व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती हैं। जो स्टूडेंट जो जानकार है वो जानते हैं कि इतना व्यवस्था देने में क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, आपको पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ क्लास आपको मिल जाए, और भी एनर्जेटिक आपको क्लास मिल जाए। इस तरह से चाहते हैं कि जैसे आपको क्लासेस आपने आशीष सर ने दिया, और भी सर आप सभी टीचर से आप वाकिफ हैं लगभग, क्योंकि सभी टीचर कहीं ना कहीं लाइव आते हैं। सब लोग के पास 1 टीचर 2 टीचर हैं, हमारे पास सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, एक्सपर्ट हैं। तो ये क्रैश कोर्स लाइव हम आपको दे रहे हैं, बात क्लियर ना। क्रैश कोर्स क्या दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं। 13 तारीख से 8 से 12 टाइमिंग होगा। बिंदास आप कमेंट वगैरह कर रखेंगे। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं पेड वाले, वो उनके लिए कोई चार्ज नहीं, वो फ्री है। लेकिन जो नए जुड़ेंगे उनके लिए नॉर्मल सा चार्ज है, बहुत ही कम चार्ज है, और वो चार्ज है 2900 आपका 75 रुपए है, और इसमें आपका 30% डिस्काउंट भी चलेगा। एडमिशन होगा 10, 11, 12, केवल 3 दिन एडमिशन लेंगे, एडमिशन इसके बाद नहीं लेंगे, ठीक है। 10, 11, 12 3 दिन एडमिशन लेंगे, इसके बाद कोई एडमिशन नहीं, ठीक है। ये 3 दिन आपका एडमिशन होगा। ये 2975 फीस रखी जाएगी, और इसमें 30% आपका क्या होगा, डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल पेड स्टूडेंट्स को धन्यवाद दिया करिए कि जो लाइव भी हम आपको दे पाते हैं, बिल्कुल थैंक यू उनको भी बोला करिए। उनके द्वारा ये चीजें, बहुत बड़ा सेटअप होता है बेटा। और अब हम तो सोचे हैं कैसे 30-40 बोर्ड लाएंगे, डिजिटल बोर्ड, बहुत सारे डिजिटल बोर्ड, और आपको बहुत सारे सेशन, लाइव सेशन दिया करेंगे। पूरी प्लानिंग, हमारा पूरा सिस्टम, पूरी प्लानिंग चल रही है, ठीक है।
बहुत सारी योजनाएं हम बनाए। तो जो हमारे यूपी टीजीटी का, बीईओ का, यूपी पीसीएस, यूजीसी जो भी सेशन है, अब देखिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि आपका 20 तारीख से हम आपको बीईओ, ठीक है, बीईओ का भी लाइव सेशन देंगे 20 तारीख से, बीईओ का भी 20 जून से, ठीक है। तो इस तरह से हम आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वो हम अनाउंसमेंट एक शैक्षिक क्रांति के तौर पे 2-3 दिन में हम लाइव होंगे, और उसमें कैसे आपको नाम, कैसे आपको अवार्ड वगैरह देंगे, इनामित कैसे करेंगे, इस पे पूरी प्लानिंग बताएंगे। ऐप जरूर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे सेशन आपको लाइव, फ्री, ये सब योजनाएं ऐप के द्वारा बनाई जा रही हैं। बहुत कुछ आपको ऐप में एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, और हाँ बोलिए, कमेंट क्या है? आप कमेंट जरा दिखा दीजिए हमें, हम थोड़ा कमेंट देख लें। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई मतलब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? टीचर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, किसी को कष्ट तो नहीं है? ये बताओ, कोई गलत चीज तो नहीं बोल रहे? बता दो आप। फ्री क्लास तो दे रहे हैं ना, शाम में प्रैक्टिस तो दे ही रहे हैं बेटा, शाम में प्रैक्टिस तो दे ही रहे हैं। हाँ 16 अगस्त को एग्जाम है बीईओ का, ठीक है। फ्री तो शाम में दे रहे हैं बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस तो दे ही रहे हैं वो, ठीक है। एमपीटीटी का भी दे दें, बिल्कुल एमपीटीटी के लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और कल शाम में 8 बजे हिंदी का लाइव सेशन रहेगा, हिंदी का ये दोनों वीडियो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग अपनी संख्या लास्ट तक मेंटेन रखिएगा। हाँ, हिंदी का कल जो है 8 बजे सीटेट विक्रम सर स्पेशल लाइव लेंगे, कल रात में 8 बजे। आप इतना, अरे डर के नहीं बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी, थोड़ा गले में दिक्कत है। गले में दिक्कत का मतलब एडमिट होने के बाद से गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे इतना बोलने के लिए मना किया गया डॉक्टर के द्वारा, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी आपके बीच में लाइव, इसलिए बहुत कम इस बीच लाइव आ रहा हूँ, बहुत कम लाइव आ रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे सही हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा कम बोलिए अभी, तो सही हो जाएगा। ये बात है। आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है ना। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे, वो नहीं जानते होंगे, उनको लगता होगा कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है। ये चंद्रा के एक एक टीचर, फैकल्टी के बारे में आप लोग कमेंट करके और तमाम मित्रों को जरूर बताया करिए, ये कितने मेहनती टीम है। बिल्कुल ऑफलाइन वाले भी जो सीटेट एडमिशन लिए हैं, वो जो भी हमारे पिछले कोर्स में एडमिशन कन्वर्ट करा लिए ऑनलाइन में, तो उनको भी ये क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, ठीक है। उनको जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको भी ये फ्री मिलेगा, ओके, उनको भी फ्री मिलेगा बेटा। ऑफलाइन से लॉकडाउन के कारण आप जानते हैं कि हमारे कई जिलों में ब्रांचेज हैं, कई जिलों में, अब वो सब तमाम स्टूडेंट्स जानते होंगे। तो लॉकडाउन की वजह से हमने ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट करा दिया है। तो ऑनलाइन में आप अगर कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम पे बहुत सारी सूचनाएं आपको लगातार दी जाती हैं। टेलीग्राम ऐप पर लिखिए चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, टेलीग्राम ऐप पर लिखिए चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, और वहां पे पूरी सूचना आपको दे दी जाएगी, ठीक है। पूरी सूचना, आप उससे जुड़ जाइए ऑनलाइन से। हमारा जो भी बैच है, हमारा कोई भी बैच आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उसमें आपको क्रैश कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। देखिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप चाहे तो आप जाके चाहे क्रैश कोर्स आप सीधे कर लो, चाहे हमारा पिछला कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स आपको ऑटोमेटिक फ्री मिल रहा है, मतलब लाइव फ्री मिल रहा है। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए आप हमारा कोई भी बैच आप ज्वाइन कर लीजिए पिछला जाके, ठीक है। सीटेट का टाइम टू टाइम अलग अलग बैच लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्रैश कोर्स ऑटोमेटिक फ्री मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो फीस आपकी ये है 2975, 30% डिस्काउंट होगा, केवल क्रैश कोर्स मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पिछला पूरा जो लेक्चर चला है, पूरा जो कंप्लीट क्लास चली है, वो पूरी क्लास ले लें, तो पिछला आप कोई भी एडमिशन किसी भी बैच में ले लो आप, ठीक है। 3 बैचेज हैं हमारे, तो ये लाइव आपको उसमें फ्री मिल जाएगा, ठीक है। 13 तारीख सुबह 8 से 12 ये भी है, आप अभी जाके एडमिशन ले सकते हैं ऐप पे, ठीक है। ये चीज है। बाकी जितने, जैसे बाकी बहुत सारे कोर्सेज आप जानते हैं, अन्य
आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आप टीचिंग एग्जाम के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट एक मानक बन चुका है। इसका तोड़ लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, सब हैरान परेशान है, क्योंकि हमने जो टीम तैयार कर रखी है वो आप जानते हैं। पिछली बार हमारे ऊपर देखिए ब्लेम तक लगाया गया, प्रश्न हमारे फंस जाते हैं परीक्षाओं में तो हमारे ऊपर ब्लेम तक लगाया गया, हमारे ऊपर जांच कराई जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती और तमाम में हमारे ऊपर ब्लेम लगा। कुछ प्रश्न हमारे सीधे सीधे परीक्षाओं में आ जाए, हमारे एक्सपर्ट हैं, वो सब चीजें हम कई बार बता चुके हैं। अब वो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि लोग हमारे ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं। अब इतना समझो, इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं, वो हमारे एक्सपर्ट की देन है। हमारी टीम मेहनत करती है और मेहनत झलकता है, दिखता है, आप लोग देखते होंगे, देखते हैं हमारी जो मेहनत है वो हमारे चेहरे से, हमारे प्रयास से आप लोग देखते होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पे आपको इंफॉर्मेशन देंगे आगे जो भी बैचेस हमारे रहेंगे। जैसे यूपी टीजीटी का बैच आप ज्वाइन कर लो अभी से, आगे लाइव भी आपको क्रैश कोर्स जब मिलेगा मिल जाएगा, जो भी हमारे कोर्सेस हैं, ठीक है। और ये 3 दिन हमने कर दिया, ठीक है। 10, 11, 12 कोई भी कोर्स जो दिया गया है आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप लेक्चर तो लीजिए ही, ठीक है, बाद में आपको लाइव सेशन भी मिल जाएगा फ्री, ठीक है। मतलब डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है, डबल बेनिफिट, ठीक है, डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब जैसे सुपर टेट आपका अब पता नहीं कब जाके होना है, हो सकता हो मतलब सुपर टेट 2021 में हो सकता है 2020 के लास्ट में हो, है ना। तो लेकिन जब से एडमिशन लियो आप देख सकते हैं, लास्ट तक आप देखेंगे, लास्ट में एक्स्ट्रा पंचिंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा सपोर्ट कर देंगे आपको, ठीक है, मेहनत कर देंगे। हाँ, केवल लाइव केवल ऐप पे मिलेगा, ऐप पे, ठीक है, ऐप पर टाइमिंग 8 से 12 होगी, ठीक है, ये टाइमिंग रहेगा, ठीक है। ऐप पर मिलेगा, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। अब आप बताओ, आपके कमेंट में ले लूं भैया, खुश हो कि नहीं, पहले ये बता दो। पहले इतना सब कुछ, इतना बेहतर, इतनी अच्छी योजना आपके लिए बना दी, बिल्कुल। अब आप बिल्कुल आप लोग खुश हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल टीचिंग के क्षेत्र में धमाल मचा देना है, बिल्कुल धमाल मचा देना है। और जब लाइव सेशन हम देना शुरू करेंगे, हम ये तो बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी, तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर, अब पूरा स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। इस तरह का डिजिटल बोर्ड, बहुत ढेर सारे डिजिटल बोर्ड ला रहे हैं, अभी भी 4 आ चुके हैं हमारे पास, और ढेर सारे ऑर्डर कर रहे हैं, नेट कनेक्शन के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। तो पूरा प्लानिंग, पूरा सिस्टम हमारा जबरदस्त सिस्टम चल रहा है। और आपको अवार्ड भी देंगे, इनाम भी देंगे। मस्त रहो, बिंदास रहो, चाहे इलाहाबाद में रहो, चाहे फर्रुखाबाद में रहो, यस, कहीं भी रहो आप, घर बैठे आपको चंद्रा की टीम का लाइव सेशन आप सपोर्ट करेंगे। सुबह 8 बजे, सुबह, ये सुबह का है। शाम में जो क्लासेस चल रही है ना, वो चलती रहेंगी भाई, शाम में तो हम फ्री सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये लेक्चर पूरा जो है क्रैश कोर्स पूरा लेक्चर टाइप का लाइव मिल जाएगा, एक बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा ना आपको, एक जबरदस्त सिस्टमैटिक हो जाएगा, चीजें जो है सिस्टमैटिक हो जाएंगी, सिस्टमैटिक पकड़ बन जाएगी, सिस्टमैटिक रिवीजन पकड़ बहुत मतलब बेस्ट हो जाएगा। ये तो इतना तो समझदार हैं आप, पूरा लेक्चर टाइप का सिस्टमैटिक आपको वो कवर्ड हो जाएगा। ओके, ये बात है, ठीक है। अब आप कमेंट जरा कुछ और कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर फ्री तो यार दे रहे हैं ना, प्रैक्टिस दे रहे हैं, ठीक है, ये पेड स्टूडेंट्स के द्वारा ही फ्री दे पाते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। सारी दुनिया भर की व्यवस्था वो कुछ पेड के द्वारा ही फ्री दे पाते हैं, फ्री प्रैक्टिस तो दे रहे हैं सामने, कहां मना कर रहे हैं, करो ना बिंदास। सर मेरा नाम लो, जसकरण सिंह, चलो आपका नाम ले लिया, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। साइंस की क्लास, पूरी क्लास की टाइमिंग बता दिया गया आपको। 2 बजे सोशल साइंस चलता है, 2 बजे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखिए यूट्यूब पर, 2 बजे आपका सोशल साइंस चलता है, 4 बजे हिंदी प्रैक्टिस चल रही है, 5 बजे मैथ की प्रैक्टिस, 6 बजे लगातार क्लास है, 6 बजे संस्कृत है, 7 बजे ईवीएस, 8 बजे टॉप 50 डेली चल रहा है, टॉप 50 डेली 8 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू सर। चलिए दोस्त, क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे।
और चलिए यहां तक हमने देख लिया था और अब आएंगे प्रश्न नंबर 38 के क्रम की ओर। चलिए आएंगे दोस्त प्रश्न नंबर 38 की ओर और देखिएगा यहां पे हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी के 7 शिक्षा के जो प्रश्न बना करके आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, हम उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों मादक दवा मतलब कि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि घर के सदस्य मादक दवाइयां ले रहे हैं या वो नशीली दवाइयां ले रहे हैं, तो कह रहा है कि तो शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। एक है कि किस्से कहानियों द्वारा संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सेवाकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा पोस्टर अथवा चार्ट बनवाया जाना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्त प्रश्न नंबर 38 के लिए कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 38 के क्रम की ओर कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए प्रश्न नंबर 38 के लिए कमेंट करें और ध्यान दीजिएगा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान दीजिएगा कि यदि घर का कोई भी सदस्य या घर के किसी भी व्यक्ति के द्वारा मादक द्रव्य व्यसन या नशीली दवाइयां ली जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ सकता है। इसके लिए किस्से कहानियां, बच्चों को रोचक लगने वाली किस्सों कहानियों के माध्यम से संवेदनशीलता का प्रदर्शन। संवेदनशीलता का मतलब सीधे तौर पर होता है किसका? जागरूकता का। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि उनको जागरूक किया जाना चाहिए। जरा सेवाकालिक प्रशिक्षण मतलब समय पर विभिन्न प्रकार के ऐसे जो अवांछनीय गतिविधियां होती है वे उस तरफ बच्चे ना खींचे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के पोस्टर अथवा चार्ट बनवाना, मतलब किस प्रकार से ये प्रभावित कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि सिगरेट के डिब्बी पे चित्र बना हुआ होता है फेफड़े को सड़ा हुआ, तो इस तरीके की चीजें यहां पर किए जाने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए सीधे तौर पे यहां पे इसका जिक्र किया गया है, सीधे तौर पे इसका जिक्र किया गया। चलिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको दिखा होगा। देखिए एनसीईआरटी में इसके बारे में सीधे तौर पर लाइनें लिखी गई हैं और वे लाइनें क्या है दोस्त, इस पर ध्यान दीजिएगा। अध्यापक के लिए, अब जहां अध्यापक के लिए शब्द बोल दिया, यहीं से प्रारंभ हो गया आपके एग्जाम में, क्या यहीं से प्रारंभ हो गया शिक्षण। कह रहा कि यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली और मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता। संवेदनशील शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्या करना? जागरूक करना। और ध्यान दीजिएगा कि उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा करना और करा इन मुद्दों पर आप सेवाकालिक प्रशिक्षण मतलब विभिन्न प्रकार के जैसे डॉक्टरों को और उस विभाग में कार्य कर रहे यहां पे लोगों को बुला करके ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां पर कराया जाए। आगे क्या कर रहा है? कह रहा कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों के बच्चे भी इस लत में पड़ जाते हैं, यदि उन बच्चों में किसी अन्य बच्चों जैसा व्यवहार दिखाई दे तो उन्हें अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी लत छुड़वा जा सके। और इस संबंध में देखिए प्रश्न कहां से पूछेगा, ये इधर की बातें सामान्य है। कह रहा क्या? देखिए पकड़ने का प्रयास करिए, इस विषय पर बच्चों से पोस्टर अथवा चार्ट बनवाएं। अब आपको लग रहा होगा पोस्टर चार्ट, देखिए साफ साफ कह रहा है। अब पोस्टर और चार्ट क्या होता है? रंग भरना, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं इसके अंतर्गत जो बच्चों को रोचक और आकर्षक लगता है, तो ये आपका यहां पर क्या होगा? जर राइट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर आएंगे और लेंगे प्रश्न नंबर 39 और ये देखिएगा मैक्सिमम इसका सही आंसर दे लेंगे। कहा लड़कों और लड़कियों के शादी योग्य आयु की बात कर रहा है कि आयु निर्धारित किया गया है। लड़कों और लड़कियों के शादी योग्य आयु निर्धारित किया गया है कितना? अब देखिए ये प्रश्न में ऑप्शन जो दिया गया है 18, 21, 21, 18, 18, 18 और कह रहा 18, 14। तो पहले लड़के शब्द का जिक्र किया गया है और बाद में लड़की का, तो आपको आगे वाला लड़के का बताना है और पीछे की तरफ के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको लड़कियों के आधार पर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि लड़कों के शादी योग्य उम्र का वर्णन किया गया है कितना? 21 वर्ष और यहां पर जिक्र किया गया है लड़कियों के लिए कितने वर्ष? तो दोस्त ध्यान दीजिएगा लड़कियों के लिए 18 वर्ष। क्लियर हुआ?
चलिए, और देखिए ये बातें सीधे तौर पर एनसीईआरटी में लिखी भी गई है। यहां पर ध्यान दीजिए, अध्यापक के लिए शब्द लिखा हुआ है, अध्यापक के लिए शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर बाल विवाह कानून जो बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18, देखिए साफ साफ जिक्र किया है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए कितना 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इस बात को आप यहां पर अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर हुआ? चलिए, कह रहा कहां के लोग पानी में यात्रा के लिए फेरी का प्रयोग करते हैं, और बेहद शानदार और नया प्रश्न है दोस्त, बेहद शानदार और नया प्रश्न है दोस्त। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट करेंगे कि कहां के लोग पानी में यात्रा के लिए फेरी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या, कर्नाटक के लोग, कह रहा उड़ीसा के लोग, कह रहा केरल के लोग, और डी कह रहा कहां के, महाराष्ट्र के लोग। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फेरी एक प्रकार का हाथ से बना हुआ नाव होता है। तो केरल में बहुत सारे इलाके, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां स्थलीय रूप से आप वहां पर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फेरी मतलब छोटे छोटे नाव का प्रयोग करके आप उन इलाके या उस गांव तक पहुंचे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल है। अब देखिए एनसीईआरटी आपकी क्या करे, नानी के घर तक नामक चैप्टर है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये चैप्टर है और इसकी बात देखिए कहां की किया गया है। तो देखिए ये कोट्टायम की बात कर रहा है, कोट्टायम। अब देखिए यहां पे केरल शब्द नहीं दिया है और आपके एग्जाम में घुमा करके पूछेगा, तो कोट्टायम की बात कर रहा है। और कोट्टायम कहां पर है, तो कोट्टायम आपके केरल में स्थित है। अब चलिए आप दोस्त ध्यान देंगे, देखिए कोट्टायम के बारे में क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा कि देखिए लाइन पढ़ेगा, कह रहा कि मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमूमा के गांव पहुंच ही गए, पर नहीं, सफर अभी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमुन्ना का घर था और कहा वो देखो हमें वहां पहुंचना है। लेकिन तुरंत दिमाग में विचारा वहां कैसे पहुंचेंगे। तो मैंने सोचा, अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएं, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। ध्यान दीजिएगा, किसको कहते हैं, नाव को कहते हैं। करा नाव किनारे रुकी और अम्मा बोली लो फेरी आ गई। तो वहां पर नाव को और किस नाम से पुकारते हैं, तो वहां पर फेरी के नाम से पुकारते हैं। इसके आधार पर आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका केरला में। अब चलिए इसका चित्र भी देख लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना का क्या होता है, नाव जैसी संरचना का होता है जिसको हम फेरी बोलते हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे और लेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हम प्रश्न नंबर 41 को लेंगे। और ये देखिएगा कि आपके लिए बहुत ही विवादित, बहुत ज्यादा विवादित यहां पे है, आप बहुत ज्यादा इसको विवाद को लेकर के पढ़ते हैं। कह रहा कि जानवरों की खाल पर डिजाइन पाए जाते हैं। कह रहा पाए जाने वाले जलवायु के कारण, बालों के कारण, एवं भी दोनों के कारण। कह रहा इनमें से कोई नहीं। दोस्त अलग अलग किताबों में पढ़े आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलता है, लेकिन आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी के माध्यम से हम इसको क्लियर कर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन पाए जाते हैं वो उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के कारण होते हैं, न कि उनके शरीर पर पाए जाने वाले जलवायु के कारण होते हैं। तो दोस्त आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो पशुओं के शरीर पर जो डिजाइन पैटर्न पाए जाते हैं वो पैटर्न उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के कारण होते हैं। बालों के कारण किस प्रकार से होते हैं, तो चलिए ये ध्यान दीजिएगा। आपको इस चित्र के माध्यम से हम आपको यहां पर दिखाते हैं। देखिए चित्र के ठीक नीचे एकदम स्पष्ट शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है। देखिए दोस्त क्या लिखा है, आप इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर के बाल होने के कारण होते हैं। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। और आगे क्या कर रहा है, अब देखिए कह रहा है क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए हो या हटा दिए गए? सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाए तो ये कैसे दिखेंगे। तो ध्यान दीजिए ये सबसे महत्वपूर्ण लाइनें लिखी हैं, न रहेगा रंग और न ही डिजाइन, न रहेगा रंग और न ही डिजाइन।
तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो पशुओं की त्वचा पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न या डिजाइन पाए जाते हैं, यह डिजाइन उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के कारण पाए जाते हैं। क्लियर हुआ दोस्त? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लेते हैं करा। देखिए प्रश्न नंबर 42, करा हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहां दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल हो पर हम भागते हुए आसानी से पार कर जाते हैं। कह रहा वो स्थान कौन सा है, मतलब ये एनसीईआरटी में दिया गया स्टेटमेंट, ऐसे ही बड़ा बड़ा स्टेटमेंट सीधे तौर पे एग्जाम में मिलता है। कह रहा ये लद्दाख की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, कह रहा उत्तराखंड की बात कर रहा है और कह रहा हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है। दोस्त कमेंट लीजिएगा, चलिए कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर आप 42 के लिए कमेंट करेंगे और ये ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लद्दाख में जो पथरीले भाग है ये उसकी जिक्र कर रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट कहां से होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख होगा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या होगा? आपका लद्दाख होगा। और देखिए ये लद्दाख तो है लेकिन इसे एनसीईआरटी में एक जिक्र और किया गया है, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए इसके साथ साथ ये कुछ भागे उत्तराखंड की भी शामिल की जाती है, तो ये लद्दाख और उत्तराखंड। अब देखिए अब ऑप्शन में, अब चूंकि मैंने लद्दाख आपको इसलिए बताया क्योंकि बड़े भाग में लद्दाख का जिक्र किया गया और लद्दाख चूंकि उसका पिक शामिल नहीं है, तो ये लद्दाख में किया गया और उत्तराखंड में किया गया। अब हमने इसको क्यों शामिल किया, अब आप ये समझिएगा। हमने बताया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अगर ए नहीं होगा, अगर मान लीजिए ए नहीं होता, तब आपका आंसर क्या सही होता? तब आपका आंसर सही होता क्या? उत्तराखंड। क्योंकि लद्दाख के बारे में चूंकि वो हम पिक नहीं शामिल किया, हम दूसरे में करेंगे, तो ये उत्तराखंड। तो देखिएगा उत्तराखंड में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बच्चे पथरीले रास्ते से होकर के गुजरते हैं, तो ये सेम बातें यहां पर भी की गई है। तो प्रश्न नंबर 42 का सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि राइट आंसर लद्दाख है, उसके बाद अगर लद्दाख और नहीं है तो आप उत्तराखंड लगाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आएंगे और हम बात करेंगे आपसे प्रश्न नंबर 43 की। बीन बनाए जाते हैं, बीन किसके माध्यम से बनाए जाते हैं? करा सूखे बबूल के पेड़ से बनाए जाते हैं, बी करा सूखे नीम से बनाए जाते हैं, सी करा सूखी लौकी से बनाए जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी करा उपयुक्त सभी से बनाए जाते हैं। और प्रश्न नंबर 43 के लिए कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 43 के लिए चलिए कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 43 के लिए कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 43 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 43 के लिए एक बार कमेंट करेंगे। चलिए 43 का मैक्सिमम सी बता रहा है और ये ध्यान दीजिएगा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान दीजिएगा बीन की बात कर रहा है, तो बीन लौकी का जो जब लौकी सूख जाती है तो वो कठोर हो जाती है और उसी के माध्यम से बनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेगा दोस्त, आएंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर इसका जिक्र भी किया गया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर जिक्र किसका किसका किया गया है। देखिए यहां पे सपेरे की बात किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे कलबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तो आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कालबेलिया नाच प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा कि जिसको आप नागिन डांस बोलते हैं उसी को कहा जाता है कलबेलिया। नागिन डांस आप जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये जो सपेरे होते हैं, कहानियां सपेरों की जो चैप्टर है, तो सपेरे अपने बेटी की शादी में यहां पर क्या करते हैं? सांपों को हम अपनी बेटी की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। तो ये बात भी यहां से आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। चलिए ठीक है, और ये प्रमुख रूप से यहां पर बातें हैं। चलिए आएंगे प्रश्न नंबर 44 में, और प्रश्न नंबर 44 क्या करा है? प्रश्न नंबर 44 कह रहा कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं?
भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? कह रहा है 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, नाग करैत, अफाई, और कौन सा हमारा, हमने आपको कई बार बताया है कि दुबैया। नाग करैत, अफाई, दुबैया, ये भारत में प्रमुख रूप से 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं। और देखिए इसका जिक्र यहां पर किया भी गया है कि देखिए साफ साफ लिखा है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। तो देखिए आप बारी बारी से हम आपको दिखा दे रहे हैं और आराम से देखिएगा, प्रयास करिएगा कि ये सपने में ना आए। ठीक है, देखिएगा ये हम दिखाते हैं, एक अफाई हो गया, दूसरा देखिएगा ये करैत हो गया, और इधर हम बात करते हैं तो देखिए दुबैया, और इधर हम बात करते हैं तो और भी बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए देख लीजिएगा, ये है हमारा क्या, तो ये देखिए यहां पे साफ साफ लिखा भी है, ये क्या है, नाग है। चलिए ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम की भी लाइनें यहां से है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछता है कि सांप के काटने से बचाने वाली दवा को किस नाम से जाना जा रहा है? तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसको हम सीरम के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांतों वाले जहर जो व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, और इस जहर से बचाने का एक ही उपाय है। क्या है? कि व्यक्ति को जिस सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दिया जाए, और सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और कह रहा है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मिलता है, लेकिन आप बहुत भरोसा नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे। और चलिएगा ये 45 बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी की किस जयंती पर प्रारंभ किया गया था? कह रहा है 140वीं, 145वीं और 150वीं और 160वीं। दो साफ साफ इसका जिक्र किया गया है। कहां पर? यह जिक्र किया गया आपके एनसीईआरटी में, और इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी होता है। और ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पर विशेष योगदान दिया, और खुदा न खास्ता कोरोना ऐसी हमारी महामारी आई जो सीधे तौर पर आपसे संबंधित हो गई, किससे? स्वच्छता से। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रारंभ किया गया। और ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा भी है कि गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, और यह एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। ठीक है, चलिए आएंगे प्रश्न नंबर 46 के क्रम पर। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा हमारे यहां बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, और ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। किस राज्य के आश्रय या किस राज्य के आवास की बात कर रहा है? ए कह रहा है असम का, बी कह रहा है कश्मीर का, सी कह रहा है राजस्थान का, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलेगा दोस्त, तो प्रश्न नंबर 46 के लिए ये ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश वर्षा वाला हमारा राज्य असम यहां बांस के खंभे पर, और ध्यान दीजिएगा 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो इसका प्रश्न 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस घर की संरचना कैसी होती है, इसको आप ध्यान देंगे। देखिए ये यहां पे बहुत अच्छे से इसका जिक्र भी किया गया है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो शायद शब्द आपको और अच्छा दिखने लगेगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा है। चलिए पहले एक बार घर देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए कह रहा कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। कहां से? मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहां बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, और ये घर लकड़ी के बने होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बात किसका कर रहा है? तो ये बात कर रहा है हमारा असम का।
चलिए नेक्स्ट आएंगे इसी प्रकार आश्रय से हम यहां पर, चलिए ठीक है। अच्छा एक प्रश्न और मिस हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। यहां पे ध्यान दे लीजिएगा कि राजस्थान के गांव की बात करते हैं तो ध्यान देंगे कि हमारे यहां बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी का लेप लगाकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा कि इसकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो दोस्त ये बात ध्यान देंगे, यहां पर ये राजस्थान के गांव इस प्रकार के झोपड़ी जैसे गांवों की वो बात कर रहा है। क्लियर हुआ? चलिए चलेंगे दोस्त, नेक्स्ट आएंगे और बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 48 48 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या कर रहा है? कह रहा कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित करके बनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल के द्वारा बनाई गई ब्रेल लिपि का जिक्र कर रहा है। कह रहा है कि 2 लिपि पर, 4 लिपि पर, 6 लिपि पर और 8 लिपि पर। तो ध्यान दीजिएगा कि आप प्रमुख रूप से इसको जानते भी हैं, मैंने कई बार कराया भी है कि यह प्रमुख रूप से 6 लिपि पर आधारित करके, यह प्रमुख रूप से 6 लिपि पर आधारित करके बनाई जाती है। तो ये आप ध्यान देंगे कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि इसमें जिक्र क्या किया गया है। देखिए यहां पर ये आप पिक्चर के माध्यम से आप देख भी पा रहे हो कि लुईस ब्रेल की जो सबसे पहले हम बड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार के डार्ट्स के माध्यम से ये बनाए जाते हैं, आप इसको ध्यान दे लीजिए। ये इस प्रकार के डार्ट्स के माध्यम से बनाए जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये हम स्टेटमेंट पूरा पढ़ करके हम आपको सुनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। लुईस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। तो आपसे पहले तो इसी लाइन से आपसे प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहा था, अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और उनकी आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया और उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उन्होंने हार नहीं मानी, वो पढ़ने के लिए तरह तरह की तकरीबें सोचते रहते थे और आखिरकार उन्होंने ढूंढ ही लिया तरीका छू कर पढ़ने का। बाद में यह ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने हुए होते हैं और ये बातें आपके एग्जाम में सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठा करके रखी गई। कह रहा उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको, ये लाइन आप बहुत यहां पे महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा आजकल ब्रेल लिपि में नए नए परिवर्तन हुए जिसमें पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट आएंगे और चलिए एक क्वेश्चन यहां पे और मिस हो गया है थोड़ा सा। चलिए इसमें चलिए ये ध्यान दीजिएगा, एक स्टेटमेंट और यहां पर है आपका प्रमुख रूप से क्या कह रहा है, ध्यान दे दीजिएगा। कह रहा कि मैं मनाली से आई हूं जो एक पहाड़ी इलाका है। कह मैं मनाली से आई हूं जो पहाड़ी इलाका है। कह रहा हमारे यहां भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा होता है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो ये आपका यहां से ये लास्ट स्टेटमेंट था। ये ध्यान दीजिएगा कि कल की वीडियो ओपन करा दे रहे हैं, कल की वीडियो ओपन करा दे रहे हैं और आप ऐसे मैक्सिमम का यहां से, चलिए एक बार कमेंट कर लीजिए आपकी क्या डिमांड है, एक बार कमेंट कर लीजिए। चलिए बिल्कुल कल की क्लास चाहिए। चलिए बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि कल की वीडियो ओपन करा दे रहे हैं। कल की वीडियो, आज की वीडियो देख लीजिएगा। विषय वस्तु के मैक्सिमम पार्ट्स कवर हो गए हैं और जो कुछ बचे हुए पार्ट्स होंगे वो लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से हम कवर करते रहेंगे और इस प्रकार ये आपके शिक्षण की श्रृंखला प्रैक्टिस में आगे बढ़ाते रहेंगे और एक हमारा मैराथन आपको प्रमुख रूप से मिलेगा शिक्षण का। तो एक बार आप ये फीडबैक जरूर दीजिए
एक बार फीडबैक नाम के साथ दीजिएगा, आपको कैसा लगा। एक फीडबैक दीजिएगा, जितने लोग 8100 लोग लाइव हैं और सारे लोग एक बार लाइक करेंगे यहां पे वीडियो को, और सारे लोग फीडबैक देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा। और आपके फीडबैक निर्भर करेगा कि हम आगे आपको और भी बेहतर क्या किस तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें सर आपसे करेंगे। चलिए, एक शैक्षिक क्रांति के तौर पे अभी जो हमने सीटेट क्रैश कोर्स की फी आपको बताई, मतलब मुझे ये लगता है कि सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ये शैक्षिक क्रांति के तौर पे उसकी फीस, जिसे हम 2975 बता रहे थे, ये फी आपकी केवल 1499 होगी। चलिए, मतलब सब लोग पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब पढ़ें, सब पढ़ें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़िए। आप सोच सकते हैं चंद्रा टीम से ये प्राप्त कर रहे हैं। सब पढ़ो यार, सब आगे बढ़ जाओ बस। लॉकडाउन विशेष, मतलब ये आप वो भी लाइव की जो फीस होगी आगे चल के आप समझिए कि 10,000 12,000 से कम नहीं होगी। ये समझ लीजिए कि चूंकि लाइव में बहुत सारी चीजें, बहुत मेहनत करना पड़ता है, टाइम से आना, मतलब बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। इन फ्यूचर लाइव की जो फीस होगी वो 10,000 12,000 से कम नहीं होगी। लेकिन एक शैक्षिक क्रांति के तौर पे पहली बार हम करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं सब पढ़ लो, सब आगे बढ़ जाएं। एक ऊर्जा, इतनी ऊर्जा भर दिया जाएगा आपके अंदर, इतनी ऊर्जा भर दिया जाएगा, बिल्कुल। तो इसमें जो है केवल 1499 आपको केवल इतना देना है। ये 30% डिस्काउंट के बाद है 1499, केवल ये फीस देनी है आपको। और 8 से 12 लाइव चलेगा। जरूरत पड़ने पे टाइम बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, जरूरत पड़ने पे टाइम बढ़ा दिया जाएगा, जो भी है, ठीक है। इसमें देखिए सीटीटी, ठीक है, सीटीटी प्राइमरी प्लस जूनियर, ठीक है, कोई केवल प्राइमरी के लिए कोई अलग से क्लास नहीं है। मतलब इतनी कम फीस रखी गई है जो सोच भी नहीं सकते आप यार। वो भी चंद्रा टीम से आप प्राप्त कर रहे हो। चंद्रा, जो जानते हैं, चंद्रा टीम से आप प्राप्त कर रहे हो। तो ये सीटेट केवल एक ही कोर्स होगा, सीटेट प्राइमरी प्लस जूनियर, ठीक है। और आपका 1499 ये आपका कर दिया गया, एकदम बिंदास। सब पढ़ लो यार, सब पढ़ जाओ। ये लॉकडाउन, आप ऑफलाइन क्लासेस बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो ये है कि मतलब सब पढ़ जाएं, सब पढ़ लें। बस ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, आप सबके हित में, आप सबके भलाई में। अब आप जो है नंबर, हम 4-5 नंबर दे दे रहे हैं, आप देखिए। एक कम, ठीक है, आप जो है देखिए 10 से 10, 11, 12 ये 3 दिन है एडमिशन के लिए, ठीक है, केवल। और 13 तारीख से आपका 8 से 12 क्लास चलेगी लाइव, ठीक है। 13 जून से क्लास चलेगा, ठीक है। बिंदास पढ़ लो यार। ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर हम दे दे रहे हैं 9936 444 560 9307 310097। नंबर जरा चेक करिए, सॉरी, यहाँ 8299 310097 ये नंबर है। और 8400333264, ठीक है, 260 भी लगा सकते हैं। ये सब हेल्पलाइन नंबर है। देखो हेल्पलाइन नंबर बहुत बिजी जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर बाद में शिकायत मत करना कि नंबर नहीं लग रहा है, ये नहीं लग, बहुत बिजी चंद्रा का जो हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आती है, स्टूडेंट्स का एडमिशन बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स चंद्रा में ही पढ़ते हैं, तो कॉल बहुत बिजी जाता है। तो पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ करना ही नहीं आपको। सीधे प्ले स्टोर से चंद्रा इंस्टीट्यूट, सीधे प्ले स्टोर पर भेजाओ भैया, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ये लिख के आईडी पासवर्ड बना लो। अगर एक नंबर से आईडी और पासवर्ड नहीं बन पा रहा है, तो कोई नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो दूसरा तीसरा घर का नंबर कोई इस्तेमाल कर लो, ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सर्वर अगर डाउन है तो ओटीपी आने में दिक्कत होती है, तो किसी दूसरा तीसरा नंबर का प्रयोग कर लो, ओटीपी आ जाएगा।
हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल मैक्सिमम 10 टाइम्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया है आप उस पर या दूसरे मोबाइल से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है डेटा तो दूसरे मोबाइल से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप 10 टाइम्स देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, दूसरे मोबाइल से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया, सब पढ़ें, ये एक चंद्रा का अभियान कि सब पढ़ें, आईडी पासवर्ड आराम से बना के कोशिश करिए, कॉल मत करिए, क्योंकि कॉल करेंगे कॉल बहुत बिजी जा रहा है, ये आपको पहले से मैं बता दे रहा हूँ। चंद्रा मैक्सिमम चंद्रा में ही स्टूडेंट्स भाई बहन पढ़ते हैं और जो रिजल्ट रहता है वो सब आप जानते हैं। बिल्कुल आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल आप लोग बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आपके कमेंट्स मैं ले लूँ। सुपर टेट का जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस आपको दी जा रही हैं, वो आप अपना एडमिशन लेके क्लास लेते रहिए, उनको भी सरप्राइज इसी तरह से अभी सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने दीजिए बच्चों को, ठीक है। उन्हें भी इसी तरह के यार जो एग्जाम होता है उसके पीछे हम पूरी तरह से हम लोग लग जाते हैं, ये समझ लीजिए, पूरी ताकत से पूरा सपोर्ट करके आप सबको सफल कराएंगे, बस ये है, ये मिशन है, ये उद्देश्य है। ओके, तो भैया ऐप पे जाके अपना आईडी पासवर्ड बना के अपना कोर्स आराम से परचेस कर सकते हो आप। वहां पे कैसे परचेस करेंगे सब दिया है, C2020 ये कोड लिखिएगा, C2020 याद रखिएगा, तो आपको जो 30% डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा। कॉल करने का प्रयास कोशिश करिए, कॉल कम करिए, क्योंकि कॉल बिजी जाता है, मैक्सिमम टाइम कॉल बिजी जाता है, ये प्रॉब्लम रहती है थोड़ा सा। ओके, हाँ ये 3 दिन का टाइम आपको दे दिया। सभी जो कोर्सेज हैं, जो भी जैसे इंडिविजुअल हिंदी है, इंडिविजुअल मैथ, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं सभी कोर्सेज के लिए है, कोई भी UGC, PCS, UP TGT, BO, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप बिंदास ले सकते हैं। 3 दिन, ये 3 दिन आपको पूरा अवसर दे दिया गया है, और आगे हम मैक्सिमम, ये समझिए कि मैक्सिमम हेल्प के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। आप वो चिंता आप न करिए, वो हमें कर। PDF EVS का PDF जो है चलिए ऐप पे डलवा देंगे, ठीक है। ऐप पर जो है, हाँ आप ऐप पर EVS का PDF पढ़ जाएगा, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप पर या टेलीग्राम पे वो देख लेते हैं हम, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। आप टेलीग्राम से भी जुड़े रहें, ऐप